नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके सामने नंबर सिस्टम का पार्ट लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पहला पार्ट। आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में संख्याओं का परिचय पढ़ा था। पहले पार्ट में हम लोगों ने संख्याओं का परिचय पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग उस संख्याओं को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कुछ संख्याएं और रह चुकी थी। उन संख्याओं को हम पढ़ते हैं। तो पहली उसमें से संख्या आपकी आती है सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या होती क्या है, तो ध्यान रखिए कि वे संख्याएं जिनका मौसम सदैव एक होता है उन्हीं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत ही आईएमपी पॉइंट है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वे संख्याएं जिनका मौसम सदैव एक होता है उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं। तो जिन संख्याओं का मौसम सदैव एक होगा उन संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य के नाम से जानते हैं। जैसे में देखिए 2 और 3, इनका मौसम क्या होगा, 2 और 3 का मौसम क्या होगा, इनका मौसम एक होगा, इसलिए क्या है सहअभाज्य है। 5 और 7 का मौसम क्या होगा, इनका भी मौसम आपका एक है, इसलिए यह भी सहअभाज्य है। 7 और 12 का मौसम क्या है, इनका भी मौसम आपका क्या है, एक होगा, इसलिए यह भी सहअभाज्य है। तो ध्यान देना है कि सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम 2 संख्या होंगी और अधिक से अधिक जितनी संख्या हो जाए। जैसे में आप ऐसे भी कह सकते हो कि 29 हो गया, 31 हो गया और 33, इनका भी मौसम क्या होगा, तो इनका भी मौसम आपका एक होगा। यह भी क्या है, आपकी सहअभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखिए कि नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैंने पहला पॉइंट आपका उठाया है सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वे संख्याएं जिनका मौसम सदैव एक होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसके आगे आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, सहअभाज्य संख्या के बाद हमें कुछ और संख्याएं जाननी है जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में देखिए, आप परिमेय और अपरिमेय का नाम सुने होंगे। तो परिमेय संख्या कहते किसको है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है, तो आप जान लीजिए कि जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके किंतु q इक्वल टू नॉट 0। इसका कहने का मतलब क्या है, जिस संख्या को p बाई क्यूब का मतलब क्या, अंश और हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन उसका हर कभी 0 नहीं होगा, उसी संख्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। किंतु इसमें एक शर्त रखी गई है कि उसका q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3/5 माइनस 7/3 2/8, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, इसलिए परिमेय संख्या है और इनका हर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब इस परिमेय संख्या से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे, इसके आईएमपी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसके आईएमपी पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, पहली चीज कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, कंपटीशन एग्जामों में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं और उसका आंसर आपको देना होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो आप आज जान लीजिए कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मतलब आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। दूसरा आईएमपी पॉइंट में आप जान लीजिए
प्रश्न बनेगा कि शून्य कैसी संख्या है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या है, जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। इसके कहने का मतलब क्या है, हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है। इसलिए हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 लिखेंगे तो आप जान लीजिए कि इसका हर जीरो नहीं है। तो शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप जान लीजिए यहाँ पर कि आप याद कर लीजिए कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप कुछ बातें और ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न जो बनेंगे उन प्रश्नों को मैं IMP पॉइंट में आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसको नोट करने का प्रयास करिएगा। यह आपके एग्जामों में श्योर है कि पूछा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसके आगे के संख्याओं को आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, परिमेय संख्या के बाद हमारी अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्या। और क्या होती है अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या के डिफिनीशन का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप जान लीजिए जिस संख्या को p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिए, एग्जाम्पल में जिन संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकल पाएगा वे सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन संख्याओं का वर्गमूल आपका क्या होगा, गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा वे सभी रूट की संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपका पाई हो गया, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें IMP में आपको याद रखना है, IMP पॉइंट में आपको यह याद रखना है कि प्रश्न आपका बना है बार बार कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आपने परिमेय संख्या अपरिमेय जान लिया, इसके आगे की संख्याओं को मैं बता रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसके आगे की संख्या को बताऊं। चलिए देखिए, अपरिमेय के बाद एक संख्या आती है जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, तो देखिए आपने परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या मैंने बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप ध्यान रखो, ये
3/5 क्या है, परिमेय है। -2/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पर √3 क्या है, अपरिमेय है। ये सभी संख्याओं का जो समूह यहाँ पर बन रहा है, ये सभी संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है, तो वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो ध्यान रखना है, इससे आपका प्रश्न यही बन सकता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को किस नाम से जानते हैं, किस संख्या के नाम से जानते हैं, तो वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दो चीज और है, मैं आपको बताऊं संख्याओं के परिचय में। चलिए देखिए, हम लोगों ने संख्याओं का संपूर्ण परिचय पढ़ लिया है। इन संख्याओं के संपूर्ण परिचय में हमें दो चीज याद रखना है, और वह दो चीज क्या है आपको, कि देखिए किसी भी संख्या को हम लोग किधर से काउंटिंग करते हैं, किधर से उसको गिनने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गिनने का प्रयास हम लोग इकाई के तरफ से करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर दो बातें। एक तो हमारा पूछा जा सकता है स्थानीय मान, परीक्षा में आपसे स्थानीय मान क्या होता है, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, तो आप लिख सकते हो इसको कि किसी संख्या के स्थान का मान, स्थान का मान उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। मतलब किसी संख्या के स्थान का मान उस संख्या का क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जैसे देखो अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 532। अगर मैं इस संख्या को दर्शाने का प्रयास करता हूँ तो सबसे दाहिने साइड में क्या होगा, इकाई होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, दहाई होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सैकड़ा। अब देखो इकाई के स्थान का मान 1 होता है, दहाई के स्थान का मान 10 होता है, और सैकड़े के स्थान का मान 100 होता है। अगर 1000 कहता है तो उस 1000 वाले स्थान का मान 1000 होगा। देखो इकाई के स्थान का मान 1 होता है, तो इकाई के स्थान पर 2 है, इसके स्थान का मान 1, मतलब क्या आ जाएगा, 2। अगर दहाई के स्थान का लेते हैं तो दहाई के स्थान पर 3 है, एक दहाई में कितना होता है, 10 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 3 हो जाएगा। अगर हम सैकड़े को लेते हैं तो सैकड़े के स्थान पर 5 है, और एक सैकड़ा का मान 100 होता है, अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। अब देखो ये हमारा स्थानीय मान सही है कि नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी अंकों के स्थानीय मान को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, 532 निकल जाएगा। अगर हमारा सभी अंकों के स्थान को जोड़ने के बाद 532 आता है तो हमारा क्या है, स्थानीय मान सही है। चलिए स्थानीय मान को हम लोग ने जान लिया। यहाँ पर जो मैं संख्या लिखा हूँ सब पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं को मैंने नहीं लिखा, दशमलव वाली संख्याओं को नहीं लिखा। अगर आपसे दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना बता रहा हूँ। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे आप निकालोगे, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट हमारा है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। अब दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हमें निकालना है। देखो आप दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0.25 का स्थानीय मान निकालना है। देखो दशमलव के पहले वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम लोग पूर्णांश के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पूर्णांक नहीं होती है, पूर्णांक का अंश होती है। ये पूर्णांश है। तो देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं दशांश। मतलब अगर दशमलव के तुरंत वाली संख्या होती है, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या को हम लोग दसवां या दशांश पढ़ते हैं। दशमलव के दूसरे स्थान वाली संख्या को सौवां या शतांश पढ़ते हैं। अगर तीसरा स्थान दे देता है, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 लिख दिया, तो इसको हम लोग हजारहवां पढ़ेंगे, हजारहवां, माने इसका मान क्या होगा, हजारहवां। अब सौवां, दसवां, हजारहवां, इसका मतलब क्या हुआ, तो दसवें का मान होता है, इसका मान होता है 1/10,
सौवां का मान होता है 1/100 और हजारवां का मान होता है 1/1000। अगर चौथा स्थान लेते हैं तो 10 हजारवां होगा, उसको हम लोग 1/10,000 कह सकते हैं। इसको हम लोग दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह के भी नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मान लो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि 0.25 का 25 में 2 का स्थानीय मान बताना है, 2 का स्थानीय मान। अब 2 का स्थानीय मान आप कैसे निकालोगे? देखो 0.25 में 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 का स्थानीय मान मतलब 2 दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या है तो उसका मान क्या होता है? तो 10वां होता है, माने 1/10 होगा। तो इसमें आप 1/10 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2/10 और 2/10 को दशमलव में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो आपका यह स्थानीय मान हो जाएगा किसका? 0.2 का स्थानीय मान। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दशमलव वाली संख्याओं का यदि स्थानीय मान पूछता है तो देखिए, अगर दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या का पूछता है तो संख्या में 1/10 का गुणा कर देंगे। अगर दशमलव के 2 स्थान वाली संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो संख्या में 1/100 का गुणा करेंगे। अगर दशमलव का 3 स्थान वाली संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो संख्या में 1/1000 का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा पुनः आप उसको दशमलव में बदल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए, इसके लिए आप याद रखिए, हम इसको लिख सकते हैं 0.1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001। तो आप 1/10 के अलावा आप 0.1 का, 0.01 का, 0.001 का भी गुणा करेंगे तो आपका स्थानीय मान बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में जल्दी से निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान के बाद हम अगली संख्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हमने जान लिया, स्थानीय मान क्या होता है यह भी जान लिया। एक मान और जानना हमें कि जातीय मान क्या होता है। तो ध्यान दो, जातीय मान जानने के लिए हमें क्या रखना है? तो जातीय मान, इस जातीय मान को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आंकिक मान भी बोलते हैं, आंकिक मान। इसी को हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में फेस वैल्यू। देखो, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसी संख्या के स्थान का मान होता है और फेस वैल्यू को हम लोग जातीय मान या आंकिक मान कहते हैं। और इसे यह क्या होता है? तो किसी संख्या के खुद का मान होता है। क्या होता है? किसी संख्या के खुद का मान। किसी संख्या के खुद का मान जो होता है उसी को हम लोग जातीय मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे आपसे 625 में 5 का जातीय मान पूछ रहा है। 625 में 5 का जातीय मान क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा किसी भी संख्या का जातीय मान उस संख्या का खुद का मान होता है, अर्थात 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। मतलब यहाँ पर आप इसका आंसर में लिख सकते हो कि 5 का जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान आपका 5 ही होगा। तो देखो, आज मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में जो चीज आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया? तो आपको सहभाज्य संख्या बताया, परिमेय संख्या का परिचय कराया, अपरिमेय संख्या का परिचय कराया, वास्तविक संख्या क्या होता है उसका परिचय कराया और आपका मैंने स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जातीय मान, आंकिक मान, इन सभी का हमने परिचय कराया। तो यदि मेरा यह लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा लेक्चर आपके सामने चाहे वीडियो पर अपलोड हो तो आपके साथ
जल्द से जल्द आपके पास पहुंचने का प्रयास करें। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।